हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, नमस्ते विद्या भाई। नमस्कार और नमस्कार। हमने सोचा कि अब जो है जिस तरीके से हम लोग चुप रहते हैं, कभी रहते हैं कभी नहीं भी रहते हैं, लेकिन अब हाँ चुप जी, नहीं हाँ रहेंगे। अभी चुनावी बिगुल बज चुका है पूरे 5 राज्यों में। जी तो और उसमें तरह तरह की गोलबंदियां शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे कि चुनाव के पहले जो घटनाएं जी हुई जिस तरीके की, और अभी पंजाब में जिस तरह की घटना हुई है कि 2 लोगों को उन्होंने बेअदबी के जुर्म में जी बेअदबी का आरोप लगाकर 2 लोगों को मार डाला। इस तरीके से हमको दिखाई पड़ रहा है कि इस देश में फासिज्म कई रूपों में काम कर रहा है। और जिन लोगों जी को हम बहुत सहिष्णु और बहुत मानवतावादी समझते थे, उनके भीतर भी कट्टरता किस तरीके से बस गई है। और जब तब उसका वो उदाहरण पेश करते हैं। किसान आंदोलन जब चल रहा था, उन जी दिनों ही एक व्यक्ति को वहां मार कर उन्होंने तार पर टांग दिया था, उसके पैर काट डाले थे। और जिस तरीके की चीजें उन्होंने की, वो निश्चित रूप से किसान आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। संजोग कुछ इस तरह का है कि उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाई। लोगों ने जी सोचा कि शायद किसान आंदोलन में इस तरीके की चीजों को लेकर एक फूट पड़ सकती है, या कोई किसान संयुक्त किसान मोर्चे ने जरूर खंडन किया कि जिन लोगों ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है वे हमारे लोग नहीं हैं। लेकिन जी इसका विरोध तो बड़े पैमाने पर होना चाहिए था। इसका विरोध बड़े पैमाने पर होना चाहिए था, और आम जनता में इस बात को लेकर बात जानी चाहिए थी कि ये जो हो रहा है, इसको हम किस तरीके से देखें, और क्या हमारी जो भूमिका है इसके विरोध में क्या होनी चाहिए, जो कि जी नहीं हो रहा है। अभी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष पुलिस के मने भरोसे योगी आदित्यनाथ ने शासन चलाया है, और आज उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जबकि सारे उद्घाटन इसी दौर में हुए हैं, महीने 2 महीने 4 महीने के दौरान हजारों जी करोड़ की योजनाएं उनका शिलान्यास किया जा रहा है। इस तरीके से हमारे सामने दिखाई ये पड़ रहा है कि पता नहीं किस मुद्दे पर चुनाव होगा। लेकिन चूंकि आप लगातार यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, लोगों से बातचीत होती है, जो बौद्धिक लोग हैं उनसे भी, और जो सामान्य लोग हैं कभी कभी उनसे भी आपकी बातचीत होती रहती है। अभी आप पंजाब की यात्रा करके आए हैं विद्या भाई, जी तो जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पंजाब में अभी क्या माहौल है। अ, धन्यवाद रामजी भाई। और आपने तो पूरा विवरण दे ही दिया है। जैसे हम पूरी स्थितियां देख रहे हैं पंजाब में। अभी जो है जिस तरह से राजनीतिक माहौल है, सब पार्टियां अपने अपने इंतजाम में लगी हुई हैं। और जो कांग्रेस ने ऐन वक्त पे चरणजीत सिंह चन्नी को जो मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद से स्थितियां बिल्कुल बदल गई। और चन्नी साहब के लिए जो है वो ऐसा लगता है कि जनता में काफ़ी सपोर्ट नज़र आ रहा है। बहुत सी चीज़ों से उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैटर्न से बहुत अलग है। दरअसल कई बार क्या होता है कि दिल्ली का जो मीडिया है, उसके जो उसमें एक सेक्युलर नाम से जो लोग, कई लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब वो ऐसे लोग जो बड़े-बड़े लोग हैं, तो सामंती लोग सेक्युलर ही होते हैं वैसे। जो बड़े-बड़े लोग होते हैं उनके लिए क्या है, वो शादियाँ कहीं कर देंगे, क्रॉस बाउंड्री पे उनको कुछ भी उनकी ड्रिंक्स है लंदन में हो सकती हैं, शाम की रंगीनियाँ पाकिस्तान में हो सकती हैं, कलकत्ता, बम्बई कभी भी, तो वो सेक्युलर हो जाते हैं। अब इस सेक्युलरिज़्म का यही जो पूरा मिजाज है, वो आज की डेट पे नुकसानवर्धक हो गया। जब सेक्युलरिज़्म कबीर वाला होता, सेक्युलरिज़्म रविदास वाला होता, नानक वाला होता, तो एक दूसरा सेक्युलरिज़्म होता है। तो अब अमरिंदर सिंह की भी वो छवि है, जैसे आदित्य की छवि थी, या जैसे मीडिया में जो छवि गढ़ी जाती है दिल्ली के अंदर। तो उससे क्या हुआ कि कांग्रेस को भी पहले-पहले पता नहीं चला कि अमरिंदर सिंह 6 बजे के बाद अवेलेबल ही नहीं थे किसी को। 7 बजे के बाद अपने विधायकों को अवेलेबल नहीं होते, तो दूर की बात। तो जो काम होना चाहिए था पंजाब में वो नहीं हुआ। और जो किसान आंदोलन भी वहाँ उस वक़्त मजबूत हुआ, दरअसल उसकी बुनियाद जो है वो राहुल गांधी ने रखी थी वहाँ पर। क्योंकि राहुल गांधी, अगर आपको याद होगा कि शुरुआत दौर में जो है, जब कोई इस पे इतनी बात नहीं कर रहा था, तो वो पंजाब में उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा एक की थी। और ट्रैक्टर यात्रा में बहुत बड़ा उनको समर्थन मिला था। और ये भी शायद अंदाज उनको लग गया होगा कि अमरिंदर सिंह बहुत आसानी से बैठने वाले नहीं है उन लोगों में,
कि वो जाके कहीं जनता के बीच में आराम से, जैसे जनता का होता है वैसे हो। वो नहीं, राजा महाराजा है। तो इस देश के अंदर तो बहुत कम राजा महाराजाओं में से, न 100 में से 1 या 2 राजा महाराजा ऐसे रहे होंगे जो अपने को जनता की तरह मान के चले हैं। अन्यथा ज्यादातर राजा महाराजा सामंती नेचर में ही रहे और उसी प्रकार से जिंदगी जीते रहे। तो ये जो पूरा माहौल था, मतलब किसान आंदोलन का गुस्सा, ये सारा पंजाब में था। और उसके कारण से जो है पंजाब में माहौल जो कांग्रेस के फेवर में काफी बनना शुरू हुआ, कुछ ऐसा लगा। हालांकि बहुत सारे लोग अकाल, ये क्या नाम है, आम आदमी पार्टी को भी एक प्रमुख मान रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी को भी अगर पूरा हम चरित्र देखें तो सामने आ रहा है। बहुत अच्छे से उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है, उनकी जो पूरी नीतियां हैं वो समझ में आ गई हैं लोगों की। तो दूसरी तरफ जो है चन्नी के बनने से दलितों में एक मैसेज गया पंजाब के अंदर कि हाँ भाई, उनकी उनकी सरकार बन सकती है और उनका मुख्यमंत्री है। अब लोग चाहे उसको माने या ना माने, लेकिन दलितों में जो है एक बहुत पॉजिटिव संदेश इससे गया। और चन्नी भी काम करने में, मतलब बिल्कुल उनकी जो वर्किंग पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है अमरिंदर सिंह से। ये सुबह शाम घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कानून बना रहे हैं। समय कम है लेकिन फिर भी वो दौड़ भाग कर रहे हैं। और पंजाब जैसे राज्य में जहाँ बड़ी संख्या में जो है दलित हैं, करीबन करीबन 28-30% के करीब, जो मजहबी और रविदासी मिलकर के हैं, और ये ताकतवर भी लोग हैं, ऐसा कमजोर नहीं है। तो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ना होना या उनका कोई मुख्यमंत्री ना होना, ये इतने सालों तक, ये एक बात थी। तो इससे जो है वो एक मैसेज गया है। हालांकि वहां पर जैसे नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग भी हैं, तो जो बार बार जो है कोशिश कर रहे हैं असर्ट करने की। तो देखिए, ये पॉलिटिक्स का एक बड़ा अजीबोगरीब चीज है कि कई बार जो विरोध होता है वो हम पार्टियों के नाम से समझते विरोध है, लेकिन असल में जो समुदायों के विरोध होते हैं। सिद्धू जो जिस तरह से असर्ट कर रहे हैं वो अपने को जाट समुदाय से है, जाट सिख। और पूरी जो लड़ाई है जिसको हम देख रहे हैं, अभी आपने कहा कि पंजाब में जो हुआ उसको बेअदबी वो कहते हैं। वो मैंने कुछ दिनों पहले, आप जानते हैं पिछले महीने में एक लेख गांव के लोग में लिखा था, जो पूरा पंजाब का जो बेअदबी का पूरा जो पूरा जिसको वो एक कानून ही समझ लीजिए उसको, जब वो कानून से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। और वो मतलब पाकिस्तान का ईस्ट इंडिया कानून जो पूरा मिडिल ईस्ट में और जो इस्लामिक देशों में चलता है, जहाँ अल्पसंख्यक को पकड़ा जाता, अक्सर किसी ऐसे लोग पे आरोप लगाया जाएगा कि भाई इसने अल्लाह के खिलाफ कुछ बोला या प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोला, और अचानक से जो है लोग खड़े हो जाएंगे और उसको मारना पीटना शुरू करेंगे। और स्टेट जो है बिल्कुल उसमें अपने आप को जो है असहाय बनती है। मैं हमेशा ये बात बोलता आया हूँ कि अभी जो स्वर्ण मंदिर में हुआ और जो उसके बाद लगातार कुछ घटनाएं हुई, आप देखिए पूरा पैटर्न, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस लिंचिंग की घटना के खिलाफ नहीं बोल रही है, और इसमें जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं। अभी एक अखलाक का होता है तो हम 50 हर्षमंदर और 50 लोग खड़े हो जाते हैं उसमें। मतलब मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी सेक्युलर दिखने वाले जो है बहुत तुरंत नजर आते हैं, आना भी चाहिए एक फेलो सिटीजन के तौर पे। लेकिन वही लोग जो है जब पंजाब में ऐसा माहौल होता है तो चुप रहते हैं। क्योंकि क्या हमने ये कम्युनिटीज को 2 तरीके से 3 तरीके से देखने का नजरिया बनाया है कि जब भाई ये हिंदू मुस्लिम का मामला आएगा तो कुछ लोग जो है अपने को बड़ा राष्ट्रवादी बोलेंगे और दूसरे लोग बहुत सेक्युलर बोलेंगे, और दोनों लोग जो है वो ऊपर के ही तबके से आएंगे, जो मतलब एक समुदाय की हेल्पलेसनेस का, असहायता का फायदा उठाएगा और एक अपने समुदाय को मजबूत बनाने का करेगा। और यही लोग जो है जो पूरा पंजाब में हुआ उस पर चुप बैठ जाते हैं। तो जो पंजाब में हुआ है उसमें पार्टी की हालत देखे तो कोई भी पार्टी जो है, पार्टी बोल रहे हैं हम निंदा करते हैं। निंदा किसकी कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं कि साहब ये घटना हुई कैसे, आदमी को मार दिया, उसकी कोई निंदा नहीं है। एक भाई अगर आपको लगता है कि कोई इस पे साजिश है
तो इस साजिश का भंडाफोड़ कैसे होगा? जब आप किसी को जिंदा पकड़ेंगे तभी तो भंडाफोड़ होगा। तो इसका भाई मतलब मैं ये है एक कि सवाल, हाँ एक सवाल ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जी, जी, उत्तर प्रदेश में भी मॉब लिंचिंग की घटना हुई जब यहाँ जी, भाजपा की सरकार थी, और हरियाणा में भी हुई, हाँ जी, वहां भाजपा सरकार थी। तो वहां स्टेट एक तरह से स्टेट स्टेट समर्थित जो मॉब लिंचिंग के गुंडे हैं, हाँ, उन्होंने हाँ, लोगों को मारा। लेकिन हाँ, हाँ, पंजाब में अभी कांग्रेस की सरकार है, और पंजाब में स्टेट की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या हुई, ये हम नहीं अभी कह रहे हैं कि क्या नहीं हुई, लेकिन क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात देर तक रहेगी ऐसे ही और उस निंदा करके सुपरफिशियली वो छोड़ देंगे, तो स्टेट की भूमिका संदिग्ध बनी रहेगी। क्या आपको लगता है कि स्टेट को क्या करना चाहिए? देखिए पंजाब स्टेट जो है, स्टेट को तो जांच तो जरूर होनी चाहिए, और क्योंकि ये पिछले लगातार कुछ समय से हो रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई इसमें ग्रुप इन्वॉल्व है, या कोई कोशिश है कि जो पंजाब का जो एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ की जो पूरी शांति है उसको खराब करना चाहता है। तो इसको तो देखना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो ऐसा ये चीज करना चाह रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी है कि भाई ये पता कैसे करोगे आप, जब एक आप ईमानदार जांच नहीं करोगे। और क्या इसके पता करने के लिए हमको सबसे बड़ी जो खतरा इस देश के अंदर हो रहा है, वो ये हो रहा है कि भीड़ तंत्र को बढ़ाना। भाई अगर आपने भीड़ को न्याय तंत्र में बदल दिया तो हमारे पास में सब इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्या है? हमको जुडिशरी क्यों चाहिए, हमको पुलिस क्यों चाहिए? सब लोग एक दूसरे को मार काट करेंगे। तो ये जो खतरनाक परिस्थिति देश के अंदर पैदा की जा रही है कि भीड़ के जरिए और फिर उसके जरिए ग्लोरिफिकेशन, और पूरे जो सारी पार्टियां हैं उसमें कोई भी इसमें बात इस चीज की नहीं कर रहा कि एक व्यक्ति मारा गया, हो सकता है वो निर्दोष भी हो सकता है कि वो मेंटली अनस्टेबल भी हो, जैसे मनोवैज्ञानिक तौर पे कोई व्यक्ति हो सकता है कुछ गया हो, और या कोई भी चीज अगर उसने कोई साजिश भी किया, अकेला आदमी क्या साजिश करेगा? उस अकेला आदमी अगर वहां पर जा रहा है तो उसको पता नहीं है कि वो कुछ गड़बड़ करेगा तो उसको मौत आएगी। तो ये चीजें जो है। दूसरी चीज है कि हम हमेशा बोलते हैं कि खासकर जब भी हम अपने भगवानों की आलोचना करते हैं, किताबों की आलोचना करते हैं, हम बोलते हैं कि आप आलोचना को आलोचना से उसका जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि उसने कोई आपको छेड़ दिया या इंसल्ट कर दिया तो उसके तरीके हैं, और एक सभ्य समाज में जो है हम लोगों को जो है उसका उसके लिए जो है कानून का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है, जैसे सिखों के कई ग्रुप्स हैं, वो बोल रहे हैं कि साहब अगर ये कर देंगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जो भी तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। और जब पूरा जो सामाजिक माहौल ऐसा तैयार किया जा रहा है कि सरकार उसमें कुछ बोल नहीं सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी या जो दूसरी जगह है वहां पर मॉब लिंचिंग की घटना हुई, अखलाक की हुई, किसी की हुई, लेकिन उसको तो हम ये कह सकते हैं, उसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप ने किया। ऐसा है कि एक गांव में एक ग्रुप एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, और पंजाब में ये पूरा लाइव टेलीकास्ट है, आप समझ लीजिए। ये स्वर्ण मंदिर के अंदर जो है, जिसमें जिसका लाइव टेलीकास्ट होता है, जिसमें पूरी पुलिस की सिक्योरिटी भी होती है, तो जिसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी कारण से वो गया हो। तो थोड़ा सी इन घटनाओं में फर्क भी है, और इन फर्क में इसलिए देख रहा हूं कि 50 चीज के बावजूद भी जो है हम ये नहीं बोल सकते कि इन घटनाओं की तो निंदा तो लोगों ने की है ना। पंजाब में ये निंदा करने में भी हमको जो है घबराहट हो रही है, जबकि सिख एक जो है वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है, उसके लोग हर जगह है, कनाडा में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। तो मेरा ये कहना है कि क्या ऐसी घटनाएं इंग्लैंड और अमेरिका में हो सकती है? और अगर हो सकती है तो क्या वहां पर लोग, वहां का प्रशासन उनको करने देगा ऐसा? पिछले कुछ साल पहले इंग्लैंड में एक घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर जो है किसी तरीके की बात नहीं सामने आई। एक सवाल लगातार बना हुआ है। देखिए वहां आप देखिए कि किसान आंदोलन लगातार पंजाब में चलता रहा है। जाट किसानों के विरुद्ध जो है भूमिहीन दलित किसानों का आंदोलन लंबे समय से चलता रहा, और कई कुर्बानियां उसमें दी दलित जी, जी, किसानों ने। तो एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है जो खेती करता है, और अब अगर पंजाब की आप पंजाब का पूरा सामाजिक सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि जो वहां जाटों की पूरी
एक बड़ी तादाद थी, उसमें से ज्यादातर लोगों ने कनाडा की राह पकड़ ली और यहाँ खेती बाड़ी सब कुछ जो है या तो बिहार के जिम्मे है या फिर वहां के दलितों के जिम्मे है। संगरूर में पिछले कई वर्ष पहले से आंदोलन चल रहा है और आपने बंत सिंह का नाम सुना ही होगा, एक बहुत महान गायक हैं जी जी पंजाबी जी, के, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिनको जिन्होंने अपनी बेटी के ऊपर हुए बलात्कार के विरुद्ध उन अपराधियों से संघर्ष किया और जीते हुए तो बाद में उनका हाथ और पैर दोनों काट दिया उन्होंने, फिर भी वे गा रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट साथ साथ चल रहा है। नैरेटिव यह है कि पंजाबी और खासतौर से सिख जो है बहुत सहिष्णु होते हैं कुछ मामलों में और तमाम विपत्तियों के साथ वो खड़े हो जाते हैं लोगों के साथ और इस तरह। लेकिन अभी जैसे जिस तरह का माहौल लग रहा है और बीच बीच में अगर आप समाचारों पर ध्यान दें, तथ्यों पर ध्यान दें, तो आप पाएंगे कि जैसे फगवाड़ा में लुधियाना के पास जो है कुछ साल पहले जाट सिखों ने दलितों को अपने खेतों से होकर दिशा मैदान के लिए जाने से मना कर दिया। माने दलितों के पास कोई जमीन नहीं है, वो जब भी निकलेंगे तो किसी और की जमीन पर निकलेंगे और उनका रास्ता रोक दिया गया। इस तरह की जो घटनाएं हुई इन पर भी कोई चर्चा नहीं हुई कभी। और एक तरह की जैसे मुझे लगता है तुष्टीकरण जो होता है, अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण का मामला, जैसे आप ये देखिए यहाँ का पिछड़ा ब्राह्मणों का तुष्टीकरण करता है और इस बहाने वो ब्राह्मणवाद को बचाता है कहीं ना कहीं। इसी तरीके से यहाँ का सेकुलर जो है वो तुष्टीकरण के मामले में कभी कभी माने हिंदुइज्म की बात करेगा लेकिन इस्लाम की बात नहीं करेगा, उसकी कट्टरता की बात नहीं करेगा और सिखों की बात भी नहीं करेगा क्योंकि उसको लगता है कि इससे भाईचारा बिगड़ता है। जबकि 1984 में आप देखिए कि जो हुआ दिल्ली के भीतर, वह जो है वो सारी सहिष्णुता को ताक पर रखकर हुआ, एक कत्लेआम था और हम सारे लोग जो संवेदनशील लोग हैं इसका विरोध करते हैं, लगातार विरोध करते हैं। और अभी जो पंजाब में घटनाएं हो रही है, 21वीं सदी का 2 दशक बीत गया है। आप समझ लीजिए कि माने 2021 का ये समय है और ये समय टेक्नोलॉजी का और आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा वो माने समय है कि एक एक चीज अभी दुनिया के किसी कोने से किसी कोने तक पहुंच सकती है। संविधान पर लोगों का भरोसा बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे देश को आजादी मिले 8 दशक लगभग होने जा रहे हैं। इसके बावजूद आप देखिए कि इस देश में इस तरह की चीजें चल रही हैं। मेरा सवाल ये है कि लगातार जो माने कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वहां क्या लोग सोचते हैं? आप अगर इधर बीच वहां की यात्रा करके आए हैं तो मुझे बताइए कि जैसे दलित जो बुद्धिजीवी हैं या दलित लीडरशिप जो वहां की है वो क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर, किस तरह का मामला उनके पास, देखिए किस तरह का पंजाब के अंदर जो है आप ये समझ लीजिए कि जो बहुजन आंदोलन था वो भी बहुत मजबूत रहा है। अपने आप पार्टी के तौर पे वो नहीं रह सकता, नहीं समझ में आ सकता उसकी। अगर हम दलितों के जो असर्सन की जो है अपनी अस्मिताओं के आंदोलन की बात करें तो उसको केवल आप राजनीतिक परिदृश्य से ना देखें, क्योंकि राजनीतिक तौर पे तो जो पार्टियां हैं आप जानते हैं कि वो मैनिपुलेशंस होती है और उसमें ज़्यादा सफलताएं नहीं मिली हैं। बीएसपी एक ज़माने में बहुत मजबूत फोर्स हुआ करती थी, लेकिन पंजाब में जो है पूरी जो है आदि धर्म आंदोलन बहुत मजबूत रहा एक ज़माने में। और उसके बाद जो दो बड़ी दलितों के समुदाय हैं, रविदासिया और मजहबी वाल्मीकि समाज, बहुत मजबूती से वो रहे हैं और उनके अंदर अपने अपने कार्यक्रम चल रहे हैं। बुद्धिज्म का भी जोर जो है पंजाब में काफ़ी चला है। मैं तो पिछले कुछ दिनों में बात भी किया हूँ। मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। जो बहुत बार क्या होता है कि जब हम कास्ट के जो जाति के सवालों पे जब हम बहस करते हैं और उसमें अधिकांशतः क्या होता है कि ये बहस कुल मिलाकर के ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों के सवर्णों के इर्द गिर्द हो जाती है और इस बहस से जो है बहुत सारे जो अन्य चतुर लोग हैं वो बच जाते हैं। तो उसमें एक चीज ये भी रही है कि पंजाब के अंदर जो है 65% जो है वो सिख है और पंजाब में भी जातिवाद है। हालांकि आप ये देखेंगे कि सिखिज्म की जो पैदाइश है गुरु नानक देव जी का पूरा सिद्धांत है वो अंधविश्वास और जाति के खिलाफ ही है, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही है। लेकिन ये भी हकीकत है कि सिखों के जो उनके लीड जो गुरु आए या उनके जो सारी चीजें आई वो भी एक ही बड़े समाज से आई, खत्री समाज से जाता। और वो जो पूरा का पूरा पंजाब में आज
आपका आपका म्यूट है राम जी भाई। मैं ये कह रहा हूं कि जो वंशावली उन्होंने दी है, गुरुद्वारों में जो वंशावली मिल जाती है, गुरुआई तो केवल सोढ़ी वंश और बेदी हाँ वंश जी, के पास है, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी, बाकी सारे के सारे लोग जनता है वहां। अब बिल्कुल मजे की बिल्कुल। बात यह है कि गुरु गोविंद सिंह के जो पंच प्यारे थे वो दलितों की सेना थी। हाँ जी 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 लेकिन जी जी। लेकिन इस चीज को, दूसरी चीज, सिखों को हम इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि सिखों में हम देखते हैं कि सारे लोग एक साथ लंगर खा रहे हैं। हाँ और हाँ। एक चीज मैंने बहुत व्यावहारिक तौर पर जो मेरा अनुभव है वहाँ, कि मैं एक बार गुरुद्वारे में रहा करता था, तो उन्होंने मुझे एक काम दिया था कि शाम को मैं रोटियां और सब्जी इकट्ठा करके ले आऊं। तो मैं आसपास के गांव में जाता था और सतनाम वाहेगुरु बोलने के बाद मैं वहाँ बाल्टी में सब लोग सब्जी डाल देते थे और उसमें थैली में रोटी। तो जी। मुझे एक दिन पेशी हुई और उन्होंने कहा कि राम सिंह, तुम चमारा के घर से रोटी ले आता है। तो मैंने कहा कौन हाँ। चमारा? तो बोला कि वो प्रकाश सिंह और धर्म सिंह। तो हमने कहा अरे, तो फिर मैंने ये जब कहा तो उन्होंने कहा वो सब किताबों में चलता है, ऐसा उन्होंने बोला। जो वहाँ के माने नहीं सेवादार थे, उन्होंने कहा ये सब किताबों में चलता है। तो मेरा थोड़ा सा जो है, मुझे बहुत मेरे लिए शॉकिंग था कि किताबों में चलता है, लेकिन वास्तव में स्थिति कुछ और है। और अभी जब हम लोग थोड़ा और ज्यादा समझदारी से बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को, कॉन्फ्लिक्ट जो है जाति वहां बनाया जा रहा है। जबकि मैं जी जी जी। एक चीज और देखता हूँ कि वहां का जो वास्तव में एक समतामूलक समतावादी समाज है, वो दलितों से मिलकर बना है। वो भेदभाव को मिटाना चाहते हैं, वो तमाम सारी सेकुलर ताकतों को जो कि धर्मांधता के विरुद्ध काम कर रही है, उनको वो सपोर्ट करते हैं। उनको उनकी भूमिका जो है उत्पादक के तौर पर बहुत बड़ी है। लेकिन वो उनके साथ भेदभाव, और यहाँ तक बात जब पहुंच गई है तो वो एक तरह से कहिए कि भारत में सिख अल्पसंख्यक हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच भी जो है एक ऐसा समुदाय है जो कि बहुत भयानक सुरक्षा में जीने के लिए बाध्य हो गया है। उसको हो सकता है कि उसको अपने धर्म से कोई शिकायत हो, तो उनकी शिकायतों को धर्म सुनने की स्थिति में है कि नहीं, उसको सुनना चाहिए। गुरुद्वारे में ये विमर्श चलना चाहिए और गुरुद्वारे को ये खंडन तो जरूर करना चाहिए, पब्लिकली कम से कम। और जो पूरा का पूरा, जैसे देखिए आप, दो तरह के गुरुद्वारे पूरे भारत में होते हैं। एक तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो कि अमृतसर से संचालित होता है, और दूसरा होता है जो एक संभवतः जो है वो गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा। तो गुरु सिंह सभा जो है वो दोयम दर्जे का माने कमेटी, दूसरे दर्जे की है। और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरी राजनीति, जो आप देखिए पंजाब की पूरी राजनीति, वो चाहे गुरुचरण सिंह तोहड़ा हो, चाहे हरचंद सिंह लोंगोवाल रहे हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल या तमाम सारे लोग, ये पूरी की पूरी राजनीति को तय करने का काम जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथों में रहा है। तो इसलिए उस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी ताकत उनके पास जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास हम्म। है। और पूरी की पूरी कौम की सुरक्षा और सम्मान की ताकत भी उनके पास है। लेकिन फिर भी अगर वो चुप हैं तो ऐसे तत्वों के का वर्चस्व बढ़ रहा है गुरुद्वारों में, तभी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है ये इस पर विचार करने की जरूरत है। ये एक ऐसी इकाई जो पूरा माने होल्ड कर रही है, अगर वो इस पर नहीं बोल रही है तो क्यों नहीं? नहीं, आपको क्या मैंने लगता जैसे है? कहा है, ये बिल्कुल जो मैं बात कहने जा रहा था वो यही है कि जब हम लोग जातीय भेदभाव और छुआछूत की बात करते हैं, और तो हम लोग जो है बहुत सारे, जो मैंने कहा नहीं कि हम केवल एक जो इस पूरे डिस्कोर्स में उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र का डिस्कोर्स इसमें चलता है ज़्यादातर सवालों पे, जबकि हर राज्य की अपनी पेक्यूलरिटीज हैं, अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। तो उन चीज़ों को देखे बगैर, तो होता क्या है कि जब हम कास्ट डिस्कोर्स को केवल वर्णाश्रम और हिंदुइज्म और उसकी बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से तो निकला है, लेकिन वो फैल गया हर जगह पे। और उसलिए जो है कई बार क्या होता है कि सब लोग जो मुस्लिम एलिट भी है वो भी एंजॉय करता है कि भाई कास्ट तो हिंदुइज्म का हिस्सा है, भाई तुम क्या हो, तुम्हारे यहाँ दुनिया भर की जातीय वो हैं। और ये जो हिंदुओं के जो अपने वो हैं, आप अभी देखिए पसमानदाओं का एक सम्मेलन हो रहा है, तो उसमें झा जी की उपस्थिति तो है, झा तो हो सकते हैं लेकिन पसमानदा नहीं हो सकते, मतलब ओबीसी का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें बड़े बड़ा आश्चर्य है कि उसमें जो है, देखिए बाकी लोगों को गाली गलौज हो जाएगा, आकी और जातियों को आप गाली गलौज कर लेंगे कि अरे साहब ये ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन पंडित जी वहां चुपचाप बैठ जाएंगे, उनके बगैर काम नहीं चलेगा। तो जो पूरा पंजाब का भी जो पूरा मामला है,
वो ऐसे ही मामला है कि जिसको हमने इग्नोर किया है। मैं क्योंकि 65% पंजाब में जो है वो सिख हैं, तो अगर वहां पर जातिवाद है या वहां पर दलितों के साथ अत्याचार है, तो उसका बहुत बड़ा ब्लेम जो है वो सिखों को लेना पड़ेगा। वहां भी जाके आप वो ब्राह्मणिज्म और ब्राह्मण का ही हिसाब किताब से अपना डिस्कोर्स करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता उसका। ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मणवाद है अपनी तरीके से, लेकिन जहां पर जिस वाद ने किया है उसको भी आपको करना पड़ेगा। दरअसल जो है ऐसी ऐसी अगर आप पाकिस्तान में चले जाएं, तो पाकिस्तान में जाकर के और बहुत सारे जो यहाँ के बड़े अम्बेडकरी अपने को समझते हैं, उनको भी लोग जाते हैं बुलाने के लिए कि तुम जाके यहाँ के गाली दो। तो वो ये पूछना भूल जाते हैं मुसलमानों की जो जमींदार एलीट है कि तुमने कितना ख्याल रखा, जो अपने यहाँ पे चूड़ा है, चमार जिसको आप बोल रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान के अंदर वैसी ही भाषा इस्तेमाल होती है। तो मुसलमानों ने कोई भाषा में कोई कमी नहीं की, ऐसी सिखों ने कमी नहीं की। हमको लगता है कि गुरुद्वारे में सब जा सकते हैं। जैसे बाहर से कोई इंग्लैंड से इंडिया आएगा जिसको भारत का पता नहीं, वो बोलेगा जी बनारस के मंदिर तो सबके लिए खुले हुए हैं या लंगर सबके लिए खुला है। लेकिन जब गांव में जाओगे आप, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने दलितों को वहां बैठाया जाता है और कितने को नहीं बैठाया जाता। तो ये बोलना भी बड़ा, ये सब धर्म के जो लोग हैं ये बड़े बड़े लोगों को चाहते हैं कि अपने मंदिर में आए, उनका एक ईसाई सब दिखा देंगे दिल्ली में, और उसमें तो सब सर्वधर्म है। लेकिन गांव की चौपाल में ये अपनी चौधराहट बरकरार रखना चाहते हैं। आप जानते हैं कि भारत की जो सत्ताएं हैं वो गांव से चलती हैं। तो गांव को इतना महिमा मंडित कर दिया गया है। और वो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि भाई ये अंधविश्वास का अड्डा है, ये जाति का अड्डा है, तो ये वहां पर है। इसलिए जो है सिखिज्म जो है वो दिल्ली के बाहर और दिल्ली में या कहीं हो रहा है तो वहां बड़ा अच्छा नजर आएगा, लेकिन उसी वो गांव में जाते जाते जो है वो बंट सिंह का हाथ भी काट देता है। वो एक ऐसे बाप को जब अपनी बेटी के साथ में जो गलत होता है उसके खिलाफ में बोलने पे भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ तक सीमित रहा, ये जाकर के इंग्लैंड तक चला गया। और जो इंग्लैंड में मैंने एक बहुत बड़ी संख्या में जो मैंने बात किया, मैं लगातार जाता रहा, तो मैंने वहां पाया, और वहां आप ज्यादातर लोगों से पूछ लीजिए कि इंग्लैंड के अंदर जो है जब वहां की सरकार जो थी एक एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ ला रही थी, और वो बिल्कुल पास था 2015 में, यानी कि मोदी जी के आने के बाद हिंदुत्व की लॉबी भी और ये सिखों की, बड़े जाट सिखों की लॉबी भी एक हो गई वहां पर। और इन लोगों ने अपोज करा उसका कि भाई जातिवाद कुछ नहीं होता, ये इंग्लैंड में थोड़ा कुछ है। तो इंग्लैंड में तो नहीं था, लेकिन ये अपने साथ भारत से ले गए खूब अच्छे से, और वहां पर अपने अपने गुरुद्वारे बना लिए अपने अपने जाटों के। तो हमारे यहाँ तो मंदिर गुरुद्वारे पता चल जाएगा कौन किसका है, और नाम सबका रहेगा, लेकिन अंदाज लग जाएगा कि ये पटेलों का मंदिर है या बनियों का है या ब्राह्मणों का है या ये जाटों का गुरुद्वारा है या सिखों का गुरुद्वारा है। सब जो है हर जगह अब जानते हैं कि उसकी अंदाज हो जाते हैं। तो जातिवाद और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ की लड़ाई जो है दरअसल जो है एक ह्यूमन राइट्स का सवाल है। मैं पहले बार भी बोला था कि मानवाधिकार का सवाल जो है वो पॉलिटिकल भी है, लेकिन राजनीतिक तरीके से उसका सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए इम्पोर्टेंट जो है लेजिस्लेशन, अंतर्राष्ट्रीय कानून होने चाहिए, ताकि जो है कोई बहुमत का दावा करके उनको जस्टिफाई न कर सके कि भाई हमारे साथ तो 65% लोग हैं, तो 65% लोग अगर बोले कि किसी को मर्डर कर दो, तो मर्डर नहीं किया जा सकता, वो गैर कानूनी है। तो ये जो राजनीति की लड़ाई है ये लफाजी की लड़ाई होती है असल में। लफाजी चल के जो है, इसीलिए राजनीतिक दल जो है एक घटना के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं और लगातार जो है वो चुप रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई चुनाव का टाइम है और हमारे को जो है पंजाब में जाना है, वोट लेने हैं। तो जो सिख कम्युनिटी की भावनाएं खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें जरूरत इस बात की है कि सिखों को ही इसमें खड़ा होना पड़ेगा, सिखों को इसमें बोलना पड़ेगा। हम बिल्कुल सम्मान करते हैं कि भाई कोई अगर कोई डेलिबरेट कोई काम हो रहा है तो उसकी पता तो करे। तो पता कैसे करेगा जब भीड़ किसी को मार देगी, और जब भीड़ से मारने का सिद्धांत आप शुरू करेंगे तो ये जो है हर एक को जो आपसे सहमत नहीं है उसको मार करके बोल देगी कि भाई ये भी ऐसे ही कर रहा था। तो ये जो चीजें हैं बहुत खतरनाक है। ये भीड़ को पकड़ने का राइट ये कहीं भी चल जाएगा तो ये तो फिर जो है एक ऐसी स्थिति पैदा कर देगा देश के अंदर जो एक सिविल वॉर की स्थिति हो जाएगी। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पकड़ रहा है, आपके कानून ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीति में जो लोग हैं वो इतने
निकृष्ट हैं एक्चुअल में, या इतने अवसरवादी हैं कि उनके अंदर जो है वैचारिकता का जो है, अगर होगी भी तो वो राजनीति में जाके खत्म हो जाती है। और फिर आप जो है जोड़ तोड़ में जुगाड़ में लगते हैं, आप शब्दों से कैसे बचाएं, किस चीज को कैसे करें, ये होता है। और इसीलिए अगर आपको बोलते रहना है अपनी बात को ताकत के साथ में और अन्याय के खिलाफ में, तो राजनीति के बाहर ही रह के आप बोल सकते हैं। राजनीति मुझे के एक अंदर चीज और जाके तो लगता आप है जुगाड़ करके बात करते रहेंगे। मुझे एक चीज लगता है कि लगातार जो बोलने की जगह खत्म हुई है वो है हमारे भीतर की जो ईमानदारी। हमारे भीतर, सबके भीतर एक समाज होता है। जी अब जी। वो बहुसंख्यक लोगों के साथ है कि अल्पसंख्यक लोगों के साथ है, अमीरों के साथ है कि गरीबों के साथ है, ये चीज हमको लगातार देखने की जरूरत पड़ती है, अपनी उस विरासत को बचाए रखने के लिए जो हमको मिली है। उन समझदार और माने विचारक और जो समाज के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया है, उनकी विरासत है ये। और उस विरासत को बचाए रखने की जरूरत है कि इंडिविजुअली भी हमको अपनी सफाई करने की जरूरत है। और ये तभी हो सकती है, इसका सबूत तभी होगा जब हम तमाम सारे ऐसे मुद्दों पर जो गलत तरीके से उठाए जा रहे हैं या जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके खिलाफ, अगर उनके साथ खड़े हम नहीं हैं, उनके हत्यारों के उत्पीड़कों के खिलाफ हम नहीं हैं, तो इसका मतलब गंदगी हमारे भीतर आ रही है। ये एक चीज। दूसरी चीज ये है कि लगातार ये बात सामने आ रही है कि जो लोग बोल नहीं रहे हैं, आखिर सवाल इस बात का है कि आप एक आदर्श खोजते हैं। आज किसान आंदोलन की जीत इस बात में निहित है कि नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की कि हम तीनों कानून बिना शर्त वापस लेते हैं। एक चीज है ये, आप उसको आदर्श मानते हैं कि आप अगर यूनिटी के साथ साल भर, 1.5 साल, 2 साल एक जगह रहने की कुवत रखते हैं तो बड़ी से बड़ी सरकार झुक जाएगी। लेकिन बड़ी से बड़ी सरकार झुकने के साथ साथ जो है, जो उसके भीतर जो अराजकता है, जैसे आप ये देखिए कि लगातार जो है ये बहुत भयानक घटना है। अगर ये इस तरीके से देखिए आप, तो मॉब लिंचिंग का पश्चिम के उस इलाके में पहुंच जाना जहां की हिंदू और मुसलमान के बीच में भी उन्होंने भेद नहीं किया। मैंने देखा कि लंगर में सबके सब खा रहे हैं तमाम सारी चीजें, तो लंगर एक धोखा साबित हुआ। एक तरह से ये हुआ कि अगर वो खंडन नहीं कर रहे हैं, हमारा सवाल इस बात पर है कि बेअदबी किनसे कराई गई या कौन लोग हैं। जैसे आप देखिए कि वो जो जिन लोगों ने उसकी हत्या की बेअदबी के नाम पर, जिस आदमी ने वो जाके कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ वो फोटो उसका फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर आया। तो कहने का मतलब है कि भीड़ का एक चेहरा जो गुमनाम सा है, जिसको चिन्हित नहीं करने की मजबूरी इनकी है। लेकिन सवाल यह है कि उसका कोई ना कोई सूत्रधार होगा। हर मॉब लिंचिंग का कोई ना कोई सूत्रधार है, और वे आनुषंगिक संगठन जो कि सत्ता के द्वारा समर्थित है, जिनको सत्ता से पैसा मिलता है, जिनको पुलिस जो है जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, वे कौन लोग हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो कौन लोग हैं और लोग उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं। बल्कि हमको अप्रोच करने की जरूरत है, अपने माध्यमों से अप्रोच करने की जरूरत है कि इस पर लोग बोलें, इस पर लोग खड़े हों। और यह डर तो निकलना ही चाहिए कि सत्ता केवल जो है अन्याय का साथ देने से ही अगर आ रही है, तो उस सत्ता का फिर उसका मतलब कि वो सत्ता जो है मनुष्य विरोधी सत्ता है। और उस मनुष्य विरोधी सत्ता का हिस्सा अगर बन रहे हैं, तो फिर तो विमर्श की सारी चीजें ही खत्म है, कोई मतलब नहीं। मैं इस पर जानना चाहता हूँ कि वहां के बुद्धिजीवी जो पंजाब में हैं लोग, जैसे आप LR बाली का नाम ले रहे थे, बहुत बुजुर्ग और महान जी जी। व्यक्तित्व है वो, इसी तरीके से और तमाम सारे लोग हैं। वे लोग क्या, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं, किस तरीके से वे लोग इसके विरुद्ध काम करने के बारे में सोचते हैं, या हम आप किस तरीके से सोचें, ये भी सवाल है। तो आप मुझे देखिए, उन अनुभवों के ये तो देखिए, मैं ये तो सब बता रहे हैं। बाली साहब इस पे बड़ी चिंता व्यक्त किए थे, कल मैं बात कर रहा था उनसे, तो उन्होंने बल्कि इस घटना को अपने आप ही उठाया हमारे सामने कि भाई ऐसा हो रहा है और ये कितना खतरनाक है पंजाब में। लेकिन मैं इसमें इसके कुछ सवालों से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हर समुदाय, अगर पूरे दक्षिणी एशिया के कॉन्टेक्स्ट को हम लें और भारत में भी, तो हर समुदाय जहाँ पर वो बहुमत में है, वहाँ वो दादागिरी कर रहा है। और उसके उदाहरण आपको हर जगह मिल जाएंगे, भारत से लेकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। बुद्धिस्ट लोग भी जहाँ डोमिनेंट है वहाँ वो वही कर रहा है। और उनको लग रहा है कि जो अल्पसंख्यक है या जो अपने को अल्पसंख्यक जो रहे, वो यहाँ पर बिल्कुल अपने को दबा के रखें।
और वो बहुमत के जो वो है। अब इसमें क्या होता है कि राजनीति, जैसे मैंने कहा कि हमेशा बहुमत की भावनाओं के हिसाब से चलती है, और उसके अंदर ये ताकत है, क्योंकि हमारे यहाँ संवैधानिक संस्थाएं इतनी मजबूत नहीं है, मतलब दिखने के लिए मजबूत है लेकिन वैसे है नहीं, मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन वो ले नहीं सकती हैं। इस कारण से होता है, देखिए 1984 को हम लोग अभी भी याद कर रहे थे कुछ दिनों पहले, और 1984 के पूरे मैंने बताया कि कैसे हमारे मित्र जोसेफ मलाइकान पूरी घटना की रिपोर्टिंग किए थे, और जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था, वो पूरा रिकॉर्डेड है हमने, तो उस समय उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रो पड़े, मतलब बच्चे की तरह। आप समझ सकते हैं कि वो जो त्रिलोकपुरी की जो घटना थी, त्रिलोकपुरी की पूरी घटना को वो विवरण देते देते जो है वो रोने लगे, मतलब 70 साल से ऊपर के, और उनके बिल्कुल जैसे होता फीलिंग होती है कि उनसे बोला नहीं जा रहा था। तो मैंने उनको बहुत वो दबाव नहीं दिया कि भाई ऐसी चीजें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, वहां जहां भीड़ अपने हाथ में कानून लेती है उसके लिए एक पूरा माहौल तैयार किया जाता है, अफवाहों का बाजार तैयार किया जाता है। दिल्ली में जो 1984 में हुआ, वो अफवाहों का बाजार था और राज्य की विफलता थी। राज्य ने जो है गुंडा तत्वों को बहुमत के नाम पे मौका दिया कि कर भाई तुम्हारा, तुम देश बचा रहे हो, जैसे अभी बहुत सी जगह पे हो रहा है। अभी जो चाहे अखलाक हो, चाहे किसी को भी हमने देखा हो, या पंजाब में वैसी, तो सिखों को तो इसको और भी समझदारी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका शिकार खुद ही हुए हैं, वे खुद इसका शिकार हुए हैं, और खुद भारतीय राज्य व्यवस्था का जो है द्वारा विक्टिमाइज हुआ है। पंजाब के अंदर जो है 1980 के बाद से कितनी स्थितियां खराब थी, और किस तरह से जो है काफी बार जो है जो इनोसेंट आदमी है, जो बिल्कुल निर्दोष है, वो भी पुलिस ने आतंकवाद के नाम पे गिरफ्तार किया, पकड़ा। तो ये सारी चीजें जो है बहुत एक कौम को ध्यान से रखनी पड़ेगी। उसके जो बुद्धिजीवी हैं, उसके जो राजनीतिक लोग हैं, उनको ये कहना पड़ेगा कि देखिए आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए हम भी बोलते हैं, हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि साहब बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई, और लोग बड़े बड़े उसको प्रोजेक्ट बना के दिखाते हैं कि भाई देखिए बाबा साहब ने जलाई थी। हालांकि बाबा साहब ने जलाई नहीं थी, वो जलाए तो शास्त्र बुद्ध ने थी, लेकिन बाबा साहब ने उसके आइडिया क्या था? आइडिया ये थोड़ा था कि क्यों जलाना, लेकिन जब दूसरा का कोई जलाता तो हमको बड़ी परेशानी हो जाती। तो ये आइडिया ही तो है ना, आखिर आइडिया तो खत्म नहीं होने वाले ना, नानक हमेशा रहेंगे, नानक हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर कबीर है, नानक है, रविदास है, गुरु गोविंद सिंह है, ये अपने विचारों से ही तो जिंदा है। हमने इनका मंदिर बना दिए हों, गुरुद्वारे बना दिए हों, लेकिन अल्टीमेटली ये अपनी वैचारिक ताकत से ही तो जिंदा है। तो जिस प्रकार से हम लोग, मतलब मुझे आश्चर्य भी होता है इन प्रांतों का, सब जगह कि जहां लोग किताब पढ़ने को तैयार नहीं है, किताब की पूजा के लिए तैयार है, मतलब बाकी कोई किताब पढ़ने को तैयार नहीं, किताबें बिकना बंद हो गई हैं, साहित्य बिकना कम हो गया है, लेकिन किताब के नाम पे ऐसा साहब लगता है। तो ये जो चीजें हैं, मतलब अच्छी बात है कि आप पुस्तक की वो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन पुस्तक को कोई हाथ लगा देने से, मतलब ये या कुछ ऐसा करने से कुछ को लगता है, तो मतलब ये मतलब एक जुनून हो गया, दिमाग में डाल दिया गया है, और ऐसा माहौल डाल दिया गया है, तो फिर हर धर्म का बैठेगा, तो जिसका जहां बहुमत होगा वहां वो दूसरे को मारता रहेगा। तो इसको तो सही नहीं ठहराया जा सकता ना। और यही घटनाक्रम जो है, आप जाएंगे बाय द वे, यूके में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है, इटली में है, जहां आप कम संख्या में हो, वहां किसी ने कर दिया कभी तो आप हाथ पांव काट दोगे ऐसी, तो लोग बोलेगा बोरे बिस्तरा करके बाहर जाओ भाई, अपने घर जाओ, यहाँ ये सब मत करो। तो कम से कम हम उसकी निंदा कर रहे हैं कि भाई किसी के भी धर्म को जबरदस्ती छेड़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा है कि भाई हिंसा भड़के, लेकिन आप जो है जो ऐसा करना चाहते हैं उसके ट्रैप में आप फंस रहे ना। तो सिखों को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा इसमें कि भाई अगर कभी ऐसी चीज होती है तो आप उसे पकड़िए और उसको पुलिस को सौंपिए, और उसके पीछे की साजिश का पर्दाफाश कीजिए। एक व्यक्ति कभी कोई चीज नहीं कर सकता अकेले। अगर कोई हो रही है घटना, इसका मतलब है कि कुछ साजिश है। वो साजिश कौन कर रहा है? जब आपने मार दिया आदमी को तो साजिश का पता कैसे चलेगा? तो साजिश का पता करने के लिए भी जांच की जरूरत है, और
हर एक व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले, दुनिया में कोई भी सभ्य समाज जो है ऐसी चीजों का कभी भी समर्थन नहीं करेगा। आपको लगता है कि पंजाब के चुनाव में यह कोई फैक्टर हो सकता है? ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, ये पंजाब के चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसके जरिए पूरी भावनाओं को और भी उभारा जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि इसके कई और कारण हो सकते हैं, कारण राजनीतिक भी हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री एक दलित बना हुआ है। तो जब भी ताकतवर जातियों को लगता है कि हमारा जो हमारी हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम ही रहें आगे, तो ये सब सवाल आप मुद्दे आपके गायब करो और तब एक ऐसा आर्टिफिशियल मुद्दा लाओ जिसके तहत पे फिर राष्ट्रवाद, देशभक्ति, धर्मवाद वही बढ़े। तो ये वो भी कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। विद्या भाई, हम लोग उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं जी। यहाँ आपने देखा कि 5 साल लगातार पुलिसिया राज, पुलिसिया आतंक रहा है और विकास भी अखबारों में बहुत दिखाई पड़ता है। अखबार के पन्ने पूरे के पूरे फोटो माने ऐसे ऐसी तस्वीरों से वो भरा हुआ रहता है कि अब पूछिए, बड़ी बड़ी होर्डिंग और ये सब लगा रहता है वहां। तो कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, सूचना विभाग के अधिकारी हैं, वो बंगाल से भी पुल वगैरह और गाड़ियां वगैरह ले आके अपने यहाँ कहते हैं ये भी हमारा ही है। हाँ, तो उन्हें उनको उनकी बात गलत मैं नहीं मानता, क्योंकि भाई पूरा देश ही उनका है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव होने वाला है और योगी जी का जो शासन है, जो गोरखपुर में आप देखिए कि एम्स भी वहां उन्होंने बनवा दिया, एक्सप्रेसवे भी बनवा दिया और तमाम सारी चीजें कर दी, और कई हजार करोड़ की योजनाएं अगर फुटकर तरीके से देखा जाए, हर मंडल में कई कई हजार करोड़ की योजनाएं, मैंने कई लाख करोड़ की योजनाएं पूरे प्रदेश में आई। और रिपोर्ट यह कहती है कि 15 लाख करोड़, उनके विज्ञापन के अनुसार 15 लाख करोड़ लोगों को वो होली तक राशन देंगे, जिसमें कि उन्होंने चना और तेल और घी और उसके बाद गेहूं और दाल वगैरह सब देना शुरू किया। माने 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो रोजमर्रा के उपयोग की ये चीजें नहीं खरीद सकते। तो विकास का एक मानक यह भी है, और उसके साथ यह है कि 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, और उस 24 करोड़ की आबादी में 9 लाख लोग बचते हैं, जिनमें से कितने हैंड टू माउथ होंगे इसकी भी अगर गणना की जाए तो मेरा ख्याल है कि 1-2 करोड़ की संख्या ऐसी होगी जिनके पास अच्छा, जो वेल टू डू जिनको कहा जा सकता है कि वे लोग हैं। यह विकास है। और उत्तर प्रदेश में विकास, जो उत्तर प्रदेश के जो विकास पुरुष हैं योगी आदित्यनाथ, वे अपने किए गए विकास को लेकर जनता के बीच नहीं आ रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा पिछले दिनों काशी कॉरिडोर की शुरुआत, मैंने उद्घाटन उसका हुआ, लोकार्पण हुआ और बहुत भव्य तरीके से हुआ। महीने भर का कार्यक्रम चल रहा, अभी चल ही रहा है। लगातार चिंतन शिविर चल रहे हैं, लगातार दूसरे लोग आ रहे हैं, विमर्श चल रहे हैं, गाना बजाना चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो और दिखाया यह जा रहा है कि अब मैंने भाजपा की चूंकि सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, तो नरेंद्र मोदी जो कि महाबली माने जाते हैं, उन्होंने ही सारा विकास किया हुआ है और लोकल मुद्दे नहीं है सामने। लोकल मुद्दे सामने नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इतने लोगों की हत्याएं कर दी गई, इतना जो है उसका जीडीपी गिर गया, इतने किसान जो है अपना खेत नहीं बो रहे हैं, इतने लोगों को जेल में डाला गया पराली जलाने या खेत में बाढ़ लगाने के जुर्म में। तो इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है, महिला सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है और रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इन्हीं माने एक चेहरे और उसके नैरेटिव्स को लेकर जो है, जो उन्होंने गढ़ा है कि इतना विकास किया गया है, उस पर लड़ा जाएगा, या यहाँ का कोई ऐसा मुद्दा है जिसको सामने लोग ले आ पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति तो डेफिनेटली जो है वो व्यक्तित्वों पर है। वो तो क्योंकि हर एक का एक व्यक्तित्व है, उसके अलावा वो पार्टियां शून्य हैं। अगर आप पार्टियों का पूरा कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे तो सब एक एक व्यक्ति के आगे पीछे ही हैं और उसी को फोकस भी किया जा रहा है। वो भी जो है ज्यादा मुद्दे की बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भाजपा को जो है अभी नजर आ रहा है कि भाई थोड़ा सी विकास की बात करनी पड़ेगी हमको। और क्योंकि जो विपक्षी हैं, देखिए पहले उन्होंने क्या किया कि प्रियंका को थोड़ा सी छूट दिया, हल्का सी,
लखीमपुर खीरी से। तो उनको लगा कि शायद जो है इनको करके हम अखिलेश को डाउन कर देंगे, तो और ये ऐसी रहेंगी। अब हुआ क्या कि उसमें दोनों ही आगे निकल गए। प्रियंका ने जो कैंपेन किया तो उससे विपक्ष को थोड़ा मजबूती मिली है। और तो डेफिनेटली जो है कांग्रेस पार्टी भी जो पहले से कहीं बहस में नहीं थी, अभी बहुत सी जगह पे बहस पे है। क्योंकि ये मैं एक बड़ा आज भी मुद्दा उन्होंने इमर्ज किया है जी कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ, यानी हाँ जी महिलाओं की तरफ फोकस हुआ है। नहीं, काफी हुआ है। और इस समय कम से कम लोग चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस की चर्चा भी कर रहे हैं। कुछ भीड़ भीड़ तो उत्तर प्रदेश बिहार में वैसे अमूमन आ जाती है। भीड़ से कभी मैं ज्यादा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो भीड़ में कोई मदारी वाला डमरू बजाएगा तो भीड़ में लोग आ जाते हैं। तो वो भी एक वो है, जनता भी जो है तमाशा देखना खूब अच्छा पसंद करती है। ये बोलने की भी जरूरत है कि जब जनता खाली करेगी तब एक अच्छा रहेगा। लेकिन क्या करें, मोदी तभी तो हवाई जहाज के यहाँ लाता है, आर्मी का पूरा परेड कराता है। आप देखें कि पूरा जो है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, कितनी बार इसका इनॉग्रेशन करोगे भाई? कभी गोरखपुर में करोगे, कभी कहीं और जगह करोगे। ये भी मतलब कोई हद होता है, हर जगह अपना नाम का बोर्ड लगा देना चाहते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे जो विपक्ष के जो जितने भी लोग लड़ रहे हैं उनको ये मुद्दे उठाने चाहिए। और इन सब चीज में जो है हम लोग बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल खत्म आंक रहे हैं, जो गलत है। क्योंकि बसपा की जो कभी भी पॉलिटिक्स, वो पहले से ही जो है बहुत ज्यादा मीडिया सेवी नहीं रही है पार्टी। और उन्होंने एक वो मीडिया से एक लंबी दूरी बना के रखी है। वो सही भी है बहुत हद तक, क्योंकि नहीं तो आपको एडवाइजर फिर वैसे ही मिलेंगे जैसे लालू जी के पास हैं आज की डेट पे। तो दूर से तो लगता है, लेकिन यही कहीं कल बद्रीनारायण ना बन जाए। हर एक पार्टी को सोचना पड़ेगा कि ऐसे एडवाइजरी बाद में बद्रीनारायण होते हैं। क्योंकि आप रखोगे, फिर अपने साथ में लंबे समय बाद राज्यसभा की सीट अगर किसी दूसरे को देनी पड़ेगी तो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएंगे, और फिर आपको इतनी गालियां देंगे कि आपको लगेगा भी नहीं कि वो है। तो ये जो पूरा जैसे अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ हो रही है बहुत ज्यादा, और लेकिन उनको मुद्दे उठाने चाहिए जोश खरोश से। और कांग्रेस ने उठाए हैं, बसपा अभी उनका कैडर पे ही चल रहा है, अंदरूनी तौर पे ही चल रहा है। मुझे ये पता नहीं कि उनका कितना फोकस है कितनी जगहों पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गए हैं। वो क्योंकि जो कैडराइज्ड पार्टी होती है तो वो उसका कार्डर रहता है हमेशा से, और अंबेडकरवादी कैडर हर जगह है, तो इसलिए वो अपनी पूरी जोर लगाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये सवाल तो पूछे जाने चाहिए कि आपकी हेल्थ की स्थिति क्या है, कोरोना काल में क्या है, रोजगार की क्या स्थिति है, आपने कितनी जमीनों का आवंटन किया। दुर्भाग्यवश बात यह है कि जब हम भूमि की बात करते हैं तो कोई पार्टी उस सवाल को उठाना भी नहीं चाह रही। हम बहुत बार बोल रहे हैं कि क्या कोई पार्टी ये कह सकती है कि हम उत्तर प्रदेश में सीलिंग एक्ट लगाएंगे, और सीलिंग एक्ट लगाएंगे तो हम जो खाली जमीनें हैं वो जब दलितों में, भूमिहीनों में, पिछड़ी जातियों के गरीब लोगों में बंटवाएंगे। तो एक मिनट विद्या भाई, ये अभी अभी जो है, अभी एक दिन अखबार में खबर निकली थी और ये इस पर कार्यान्वयन भी शुरू हो गया है कि जितनी गांव की ऐसी जमीनें हैं जो आबादी की हैं, बंजर की जमीनें हैं, उनकी नापजोख होगी और उनको कंपनियों को लीज पर दे दिया जाएगा। अगर आप इसका सर्वे करेंगे तो कंपनियां किनकी हैं, वो कौन लोग हैं जो कंपनियों का माने के आनर हैं, तो आप पाएंगे कि सारे के सारे सवर्ण हैं या बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। फिलहाल जो सत्ता का एक अपना जो एजेंडा है वो ईडब्ल्यूएस से भी ज्यादा खतरनाक है कि गांव-गांव की जो जमीनें हैं जो दलितों और भूमिहीनों को मिलनी चाहिए, उनकी जमीनों को छीन कर ये कंपनियों को देंगे। इस पर ये मुद्दा भी उठना चाहिए, मुझे लगता है ये नहीं, मुद्दा भी तो उठना बिल्कुल। चाहिए। लेकिन इसके साथ में मैं आपको बता भी दूं कि कुछ काम भी हुआ है ग्राउंड लेवल पे। क्योंकि देखिए, जो आदित्यनाथ है उन्होंने जो है एक दूसरे तरीके से काम किया। जो सत्ता में जो भी होता है वो जातीय अंतर विरोधों के अनुसार काम करते हैं। तो भाजपा सवर्णों की डोमिनेंट पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है उसमें पिछड़े नहीं है और उसमें दलित नहीं है। उसमें केवल एक ही तबका नहीं है जिसको बोल सकते हैं मुस्लिम तबका। मुसलमानों को छोड़ करके बाकी सब लोग उस पार्टी में हैं, और अच्छी प्रचुर मात्रा में हैं। तो उन्होंने भी जो है उत्तर प्रदेश के, जैसे आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे जो खबर है वो ये भी है कि बहुत सारी जगह में जमीनें बटी हैं।
और जैसे डोम है, मुसहर है, इन समुदायों पे फोकस करने की कोशिश है। वो कितना कामयाब होता है, लेकिन ये प्रयास पहले से ही भाजपा के रहे हैं कि जो असर्टिव जो दूसरी जातियां हैं, जो जैसे अब हर जाति का उन्होंने एक खेला खेला हुआ है कि भाई इसका नेता कौन है, क्या है, और फिर उन जातियों में वो घुस रहे हैं। तो क्योंकि अंततः उत्तर प्रदेश जो है वो व्यक्तियों का खेल है, यहाँ मुद्दे बनते नहीं है, यहाँ व्यक्ति फिर हो जाता है कि भाई आप निषाद समझ आओ कि आप दुसाद हो, आप ब्राह्मण हो, आप पांडे हो। अब ब्राह्मणों का पूरा खेल आप देख सकते हैं कि भाई एक अजय मिश्रा जो मिनिस्टर है उसको हटाने में सरकार की नाक में दम है। और तो आप समझ सकते हैं कि जब मिनिस्टर को नहीं हटा सकते हैं और उसके बाद एक नैरेटिव बनता है, इस नैरेटिव में सब हम हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ये नैरेटिव बनता है कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के अंदर उत्पीड़ित है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से नैरेटिव में जो है उन्हीं को फायदा होता है ना। अगर भाजपा का नैरेटिव है या विपक्ष का नैरेटिव है, तो विपक्ष भी उसी नैरेटिव में झूल रहा है कि ब्राह्मण बहुत उत्पीड़ित है, और विपक्ष के नेता ये सवाल नहीं कर रहे हैं बद्री नारायण जी से जी ऐसा हुआ क्या, कि आपने वहां कितना उत्पीड़न है भाई, जरा यूनिवर्सिटीज में देखिए कितना उत्पीड़न है, जरा प्रोफेसर की पोस्ट निकाल के देखिए कितना उत्पीड़न है। और इसको सवर्ण वर्सेज वो नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए कि सवर्णों की जातियां देखिए कौन कितनी है वहां पर। जब आप उसको जब सवर्ण बना लेते हैं तो जो माल लेके जा रहा है उसको आप छोड़ देते हैं और बाकी सबको एंटोगनाइज कर लो। तो ये जातियों के खेल देखने पड़ेंगे, किन जातियों ने ज्यादा कब्जा किया हुआ है किस जगह पे। और जब तक हम वो नहीं बात करेंगे तब तक खाली बोल देना कि ये सवर्ण वर्सेज दलित वर्सेज ओबीसी से काम नहीं चलेगा। तो जब तक ये पूरे मुद्दे जो है, अब जैसे अखिलेश जा रहे हैं, अखिलेश बोले हमारा क्या, हमारा विजन क्या है प्रदेश के लिए, हमारा केवल हम हाईवे ही बनाएंगे, हाईवे बनाओगे और अडानी जी को ठेका दे दोगे, यही तो हो रहा ना। आप विकास के नाम पे भी जो मॉडल हमको दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में वो बनियावाद की एक पराकाष्ठा है कहीं ना कहीं पर, वो ला करके उन्हीं को देना है। तो ये इससे थोड़ा सी हमको कोई नया तरीका दिखाना पड़ेगा कि आप हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को, जो कॉमन इंडस्ट्रीज है, उसको मजबूत करने के लिए क्या करेंगे। बसपा तो कभी बनाता ही नहीं है, वो भी बना के दिखाएं कि भाई हमारी क्या रणनीति होगी, मैं सत्ता में आती हूँ तो मैं क्या करूंगी, क्या है मेरा वो। तो ये इसके अभाव में क्या होगा कि वैसी ही सरकार चलेगी। थोड़ा सी ये होगा कि भाई प्रशासन का थोड़ा सी होता है कि वो पुलिस का प्रशासन, उसको थोड़ा आप इधर से उधर कर सकते हो, उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक इश्यूज पे, और चाहे समाजवादी पार्टी है, बसपा है या कांग्रेस है, कांग्रेस ने तो बनाया है, उनके पास तो टीम की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोगों को भी करना चाहिए। ये दिखाए कि भाई मैं जो हूँ 10 साल का एक विजन देना चाहता हूँ, विजन डॉक्यूमेंट फॉर उत्तर प्रदेश, और आप बताइए कि क्या कर सकते हैं आप। आपकी कृषि नीति क्या होगी, आपकी आर्थिक नीति क्या होगी, आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। खाली लैपटॉप बांटने से युवा नहीं होने वाला ना, ये तो ये सब आप बोल दोगे हमने इतना लैपटॉप बांट दिया, बाद में होता क्या है, 5 में से 2 को मिलता है, 3 आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो ये लगता है कि ये देने की पॉलिटिक्स से बाहर आए हम, कि हम साइकिल बांट देंगे, स्कूटर बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, ये करेंगे। आप कंक्रीट बताएं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की हालत बहुत खराब है, एजुकेशन की हालत बहुत खराब है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, आपने सड़कें सबको दे दिया। सड़कें आज की डेट पे क्या है राम जी भाई, कि सड़कें जो है पैसा कमाने का साधन हो गया है। इस सरकार का सबसे बड़ा लूटमार जो है वो सड़कें हैं। आप टोल लगा रहे हैं, टोल लगा के आप अरबों कमा रहे हैं। तो आप जो है देखिए कि लखनऊ से बनारस आप 3 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन बनारस से बनारस के अंदर आप 4 घंटे लगा देंगे। अंदर कहीं सड़क तो शहरों के अंदर कहीं नहीं है, क्योंकि शहरों के अंदर आप हर जगह टैक्स नहीं लगा सकते। तो आपने जहां जहां पैसा खाना है वहां तो आप खूब पैसा बना रहे हैं, वहां से वहां, रात बार, यहाँ से वहां, और वो सब अपनी कंपनियों को दे जाके अपने भाई बंधुओं को। तो ये क्या करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा, स्वास्थ्य खास करके, और कृषि, भूमि सुधार। ये 4 चीजों पे हमारे जो नेता लोग हैं वो बताएं कि उनकी क्या पॉलिटिक्स होने वाली है। निश्चित रूप से ये बहस तो इस पर होनी चाहिए, और जो लोग लड़ रहे हैं अलग अलग
धड़ों से लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनको ये सवाल उठाने की जरूरत है, ताकि कम से कम एक चीज वस्तुस्थिति जो है वो सामने आए। एक दूसरे की पोल खोलते हुए जनता में अवेयरनेस तभी आएगी जब इस तरह की चीजें होंगी। अभी एक तरफा प्रचार चल रहा है और बांटने की जो राजनीति है, वो चाहे लैपटॉप हो चाहे राशन, वो निश्चित रूप से मनुष्य को आत्मनिर्भर नहीं बनने का रास्ता बताता है, बल्कि वो जो है लेने की स्थिति में उसको हमेशा बनाए रखता है। उसको लगता है कि जैसे कृपा उसके ऊपर बरसती रहे तो सत्ता ठीक है, और सत्ता उसको कभी अपंग से ज्यादा मैंने कुछ और नहीं कहना चाहती, बनाना चाहती। तो आज निश्चित रूप से हम लोगों ने इस विषय में बात की, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश में, कि किस तरह के मुद्दे हैं। और पंजाब में भी बहुत बड़ा सवाल जो है कृषि कानूनों के आने के बाद, आंदोलन होने के बाद जो है भूमिहीन किसानों का बना हुआ है। और उसके साथ साथ जो उनके जिंदगी पर जिस तरीके का जो मैंने बेअदबी जैसे मैंने आरोप के तहत जो है तमाम सारे लोगों पर हमला करना, मॉब लिंचिंग करना, उनकी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, जिस पे हम लोगों को बोलने की जरूरत है। इस पे हम लोग लगातार बातचीत करेंगे। और विद्या भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से जल्दी हम लोग फिर से मिलेंगे। अभी 3-4 दिन बाद जो है मनुस्मृति दहन की स्मृति दिवस है, उस दिन भी हम बात करेंगे कि मनुस्मृति में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो स्त्रियों के प्रति, जो दलितों के प्रति, जो श्रमजीवियों शूद्रों के प्रति, वो क्या है, और उसकी स्मृति को हमको क्यों याद करना चाहिए, और क्या जरूरत जो है उसको आगे ले जाने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और सभी मित्रों से निवेदन है कि लाइव में शामिल हो, गांव के लोग देखते रहे। हम लोग निश्चित रूप से ऐसे मुद्दों पर लगातार बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार राम जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।